13 फरवरी 2019 जम्मू कश्मीर का पुलवामा जिला, जहां के हाजीवल इलाके का रहने वाला एक युवक कुछ ही दूरी पर स्थित जम्मू श्रीनगर हाईवे के पास पहुंचता है और वहां जो देखा उसकी आंखें खुली रह गई। वह पलटा और तेजी से वापस चल पड़ा और एक घर में गया और वहां बैठे कुछ लोगों से बोला, हाईवे की सिक्योरिटी में सीआरपीएफ तैनात है, तैयारी करो, काफिला आने वाला है। 20 साल के इस लड़के का नाम था साकिर वसीर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में। 14 फरवरी 2019 की दोपहर 3 बजे साकिर अपने घर से एक नीली कार से निकलता है। ड्राइवर के पास वाली सीट पर एक और युवक बैठा होता है। इसका नाम था आदिल अहमद डार। कार ने झेलम नदी के एक छोटे से पुल को पार किया। आदिल लगातार कुरान की आयतें पढ़ रहा था। 3:10 पर कार एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां से जम्मू श्रीनगर हाईवे दिखने लगता है। साकिर ने गाड़ी रोकी और दोनों उतरकर आमने सामने खड़े हो गए। सर्दी थी लेकिन आदिल के चेहरे पर पसीने की बूंदें दिख रही थी। उसने अपनी कलाई से अपनी घड़ी उतारी और साकिर वसीर को देते हुए बोला, ये तुम्हें मेरी याद दिलाएगी और मुझे दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज। इसके बाद दोनों गले मिले। आदिल ड्राइवर वाली सीट पर बैठा, चाबी घुमाई, जैकेट उठाकर चेक किया कि पिस्तौल अपनी जगह है या नहीं। इसके बाद उसने साकिर को वहीं छोड़कर श्रीनगर हाईवे पर गाड़ी दौड़ा दी। उसी दिन कुछ घंटे पहले सुबह सुबह जम्मू से सीआरपीएफ के जवानों का काफिला श्रीनगर के लिए निकला। ये जवान काफी समय से श्रीनगर जाने को थे, लेकिन बर्फबारी के चलते हाईवे बर्फ से ढक गया था और जब बर्फ हटी तो इन सभी को एक साथ श्रीनगर रवाना किया गया। उस दिन सीआरपीएफ का काफिला बाकी दिनों के मुकाबले काफी बड़ा था। बसों, ट्रकों और बख्तरबंद वाहनों को मिलाकर कुल 78 वाहन थे। इनमें कुल सैनिकों की संख्या 2547 थी। वैसे आतंकी खतरे को देखते हुए बख्तरबंद वाहनों से ही जवानों को कश्मीर ले जाया जाता था, लेकिन उस दिन संख्या ज्यादा थी, इसलिए बसें और अन्य वाहन भी काफिले में शामिल किए गए थे। तो वहीं एक बस में सीआरपीएफ के कांस्टेबल गुरु को अपनी पत्नी कलावती की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि शादी को महज 6 महीने ही हुए थे और बस में बैठे बैठे गुरु ने मोबाइल निकाला और पत्नी को फोन लगा लिया, लेकिन उसकी पत्नी ने फोन नहीं उठाया। शायद उसकी पत्नी कामकाज में व्यस्त रही हो। गुरु की बस काफिले में 5वें नंबर पर थी और इसी बस में 32 साल के हेड कांस्टेबल सुखजिंदर सिंह भी थे। सुखजिंदर सिंह जब बस में बैठे तो एक वीडियो बनाया और अपनी पत्नी सरबजीत को भेज दिया। सुखजिंदर सिंह साल भर पहले ही एक बेटे के पिता बने थे और कुछ दिन पहले ही पंजाब के तरन तारन में अपने बेटे से मिलकर आए थे। उनके साथ लोहड़ी भी बनाई थी और उन्होंने सुबह ही जम्मू से श्रीनगर के लिए निकलते समय अपने बड़े भाई से फोन पर बात की थी और कहा था कि शाम को फिर कॉल करूंगा। और इस बस में ही उत्तर प्रदेश के रहने वाले कांस्टेबल प्रदीप कुमार भी थे। पत्नी से फोन पर बात कर रहे थे क्योंकि एक हफ्ते पहले ही वो घर से वापस लौटे थे। जम्मू से कश्मीर के लिए जाते समय घाटी की शुरुआत कांजीगुड़ा इलाके से होती है। कांजीगुड़ा के बाद खतरे को देखते हुए सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी हाईवे पर मौजूद रहती है। उस दिन भी मौजूद थी। ये पार्टी उस बात की जांच करती है कि सैनिकों के वाहनों पर हमले के लिए सड़क पर कहीं बम तो नहीं लगाया गया। ये पार्टी काफिले का रास्ता साफ भी करती है। कांजीगुड़ा में कुछ देर को सीआरपीएफ का काफिला रुका तो 5वें नंबर की बस में बैठे तेलंगाना के हवलदार वासुदेव उतरे। अचानक काफिला चल दिया, उनकी बस आगे निकल गई, वो बैठ नहीं पाए तो वासुदेव को पीछे आ रही काफिले की दूसरी बस में बैठना पड़ा। दोपहर 3 बजे वाहनों का काफिला जम्मू कश्मीर हाईवे पर पुलवामा जिले से गुजर रहा था। श्रीनगर यहां से करीब आधा घंटे के रास्ते पर था। तभी अचानक काफिले के कुछ सिपाहियों ने देखा कि एक नीले रंग की कार तेजी से काफिले की बसों को ओवरटेक करते हुए आगे बढ़ रही है। ये वही कार थी जिसे कुछ मिनट पहले आदिल अहमद लेकर निकला था। कार अचानक से सीआरपीएफ के काफिले की 2 बसों के बीच आ गई। सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी के सब इंस्पेक्टर मोहनलाल हाईवे पर तैनात थे। उन्हें समझते देर न लगी कि कुछ गड़बड़ है। राइफल उठाई, लोड करते करते कार की ओर दौड़ पड़े। कुछ कर पाते तब तक कार का पिछला हिस्सा काफिले की 5वें नंबर की बस से टकरा जा चुका था और टकराते ही आदिल डार ने अपने कांपते हुए हाथों से स्टीयरिंग के नीचे लगे लाल स्विच को दबा दिया। स्विच दबते ही कार के पीछे रखा 200 किलो विस्फोटक फट गया। 5वें नंबर की बस के परखच उड़ गए। कांस्टेबल गुरु, सुखजिंदर, प्रदीप सहित 39 सिपाही अपनी जान गंवा चुके थे। रोड ओपनिंग पार्टी के मोहनलाल भी देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर चुके थे। सीआरपीएफ के काफिले की इस 5वें नंबर की बस में जम्मू से चढ़ा केवल एक शख्स ही ऐसा था जिसे कुछ नहीं हुआ था और वो था हवलदार वासुदेव। रास्ते में उतरने के चलते जिसकी बस छूट गई थी। तो वही मशहूर पत्रकार और लेखक हैं राहुल पंडिता।
पुलवामा अटैक पर उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका शीर्षक है द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर एंड हाउ द पुलवामा केस वॉज क्रैक्ड। इसमें राहुल लिखते हैं कि इस हमले ने भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों को हिलाकर रख दिया था। बीते 30 सालों में कश्मीर में हुआ ये सबसे बड़ा आतंकी हमला था। एक ऐसा हमला जिसमें शहीद जवानों के चेहरे तक पहचान में नहीं आ रहे थे और दूर लगे मोबाइल टावरों पर उनके अवशेष लटके हुए थे। बड़े बड़े अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंचकर अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे और इस हमले ने कश्मीर के पूरे सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया था। और ऐसे में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की जम्मू कश्मीर ब्रांच के प्रमुख राजेश बलवाल को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। राजेश मणिपुर कैडर के आईपीएस अधिकारी थे। नॉर्थ ईस्ट में आतंकवाद के खिलाफ बेहतरीन काम किया था, इसलिए उन्हें जम्मू कश्मीर में एनआईए की कमान सौंपी गई। इसके बाद राकेश बलवाल की टीम ने पुलवामा की घटना वाली जगह को छाना, हर तरह के सबूत इकट्ठे किए। हमले में इस्तेमाल नीले कार की चेसिस और इंजन के टुकड़े मिले, पर इसमें कोई जानकारी हाथ न लगी। आतंकियों ने चेसिस नंबर और इंजन नंबर सब कुछ मिटा दिया था, यानी कि कहीं भी कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था। हमले के 4 दिन बाद यानी कि 18 फरवरी 2019 को मारुति कंपनी के इंजीनियरों की एक टीम पुलवामा पहुंची। उन्होंने कार के बैकशाफ्ट की जांच की, उसे खोला और उसमें एक बैच नंबर मिला। उस नंबर से पता चला कि वो एक मारुति इको कार थी जो फैक्ट्री में 25 जनवरी 2011 को बनकर बाहर आई थी। उस दिन 7 इको कारें मारुति की फैक्ट्री से निकली थी, जिसमें से एक कश्मीर भेजी गई थी। इसके बाद डीलर के जरिए एनआईए के अधिकारी कार के मालिक तक पहुंचे। उसने बताया कि वो काफी पहले ही इसे बेच चुका है। जांच में आगे पता चला कि ये कार तो 6 बार बेची गई थी। बाइक एक कर कार के सभी मालिकों तक पहुंचा गया। तब पता चला कि कार सबसे आखिर में सज्जाद भट्ट नाम के व्यक्ति ने खरीदी थी। तो वहीं सज्जाद के बारे में पता चला कि वो कई दिनों से घर नहीं आया है, यानी कि जांच के आगे का रास्ता बंद हो गया था। उधर पाकिस्तान के आतंकी ग्रुप जैसे मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। संगठन ने हमलावर आदिल अहमद डार का एक वीडियो भी जारी किया था। इस दावे को लेकर भारत में कई अधिकारियों का मानना था कि यह हमला किसी पाकिस्तानी आतंकी ने किया है और इसका इल्जाम एक कश्मीरी पर लगाया जा रहा है। उनका मानना था कि आतंकी ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि दुनिया में ये मैसेज जाए कि कश्मीरी भारत से परेशान है। यानी अब एनआईए को यह भी पता लगाना था कि यह इको कार क्या वाकई आदिल खान ही चला रहा था क्या कोई और। लेकिन एनआईए को कोई सुराग नहीं मिल रहा था जिससे आगे बढ़ा जा सके। ऐसे में राकेश बलवाल ने एक रोज दिल्ली में एनआईए के मुख्यालय फोन किया और कहा कि हमले के आसपास की जगह पर छानबीन का दायरा बढ़ाना होगा। ये काफी जोखिम भरा था क्योंकि हाजीवल सहित हमले के आसपास के सभी इलाके आतंकवाद का अड्डा माने जाते थे। अक्सर हमले के बाद आतंकी यहाँ छिप जाते थे और पुलिस से मुठभेड़ किया करते थे और कुछ स्थानीय लोग उन्हें बचाने की कोशिश भी करते थे। पुलिस पर पथराव करने लगते थे। ऐसे में इन इलाकों में जांच करना आसान नहीं था। लेकिन इस मामले में पुलवामा हमले की जांच आगे नहीं बढ़ पा रही थी, इसलिए राकेश बलवाल आसपास के एरिया में भी सर्च शुरू करना चाहते थे। 20 फरवरी को दिल्ली से इसकी इजाजत मिल गई। 400 जवानों को लेकर राकेश ने घटना वाली जगह पर सर्च शुरू किया। वो हमले वाली जगह से 250 मीटर आगे ही बढ़े थे कि उन्हें जमीन पर कोई चमकती हुई चीज दिखाई थी। बर्फीले कीचड़ में वो जम गई थी। उन्होंने हाथ से खींचा, ये एक चाबी थी, हमले वाली कार की चाबी। और कुछ देर बाद अधिकारियों को आसपास कुछ हड्डियां भी मिली। फॉरेंसिक जांच हुई तो पता चला कि उनमें से कुछ हड्डियां आदिल अहमद डार की थी। अब ये साफ हो गया था कि कार एक कश्मीरी आदिल अहमद डार ही चला रहा था और उसने ही अटैक किया था। लेकिन इसके बाद भी हमले के मास्टरमाइंड के बारे में कोई सुराग नहीं मिल रहा था। 17 जून 2019 को हमले में इस्तेमाल हुई कार को खरीदने वाले सज्जाद भट्ट के बारे में पता चला। वो एक आतंकी के साथ अनंतनाग के घर में छिपा था। सरेंडर नहीं किया तो मारा गया। सज्जाद के मरने के बाद पुलवामा की जांच फिर रुक गई। ऐसी कोई भी कड़ी नहीं बन पा रही थी कि वो हमले का सिरा पाकिस्तान से जोड़ सके। लेकिन राकेश बलवाल हार मानने को तैयार नहीं थे। पुलवामा हमले के बाद सेना और आतंकियों के बीच कश्मीर में कई मुठभेड़ें हुई थी, जिनमें काफी आतंकी मारे गए थे। जब पुलवामा अटैक को लेकर 6 महीने तक कोई सुराग नहीं मिला तो राकेश बलवाल ने इन मुठभेड़ों के बारे में पता करना शुरू किया और उनका मानना था कि हो सकता है कि मुठभेड़ में मारे गए या पकड़े गए आतंकियों से कोई सुराग मिल जाए। यानी अब एनआईए अंधेरे में तीर मार रही थी। तो वही अक्टूबर 2019 के शुरुआती दिनों की बात है। राकेश बलवाल कश्मीर के नेगाम पहुंचे। उन्हें पता लगा कि 29 मार्च 2019 को नेगांव के एक मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए थे। उन्होंने दोनों आतंकियों की फोटो देखी। एक का नाम कामरान और दूसरे का नाम इदरीस भाई था। तो वही फोटो देखकर बलवाल को लगा कि इदरीस भाई कोई छोटा आतंकवादी नहीं था। स्थानीय पुलिस ने उन्हें आतंकियों से मिले फोन भी दिखाए।
इसमें एक मोबाइल इदरीस का भी था, लेकिन खराब हो चुका था, इसलिए स्विच ऑन नहीं हुआ। लेकिन एनआईए के प्रमुख बलबाल को यकीन था कि इस फोन से पुलवामा हमले के बारे में कुछ जानकारी जरूर मिलेगी। तो वहीं राकेश बलवाल ने दोनों फोन को जांच के लिए इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी कि सीआरटी इंडिया के पास भेजा और करीब एक हफ्ते बाद एनआईए के प्रमुख राकेश बलवाल का फोन बजा। ये कॉल सीआरटी का था। कॉल उठा तो दूसरी तरफ से शख्स बोला कि सर हमारे हाथ जैकपॉट लगा है, क्योंकि फोन में कई फोटो और वीडियो थी। एक घर में खड़ी उस नीली इको कार का फोटो भी था जिससे हमला किया गया था। जिस घर में ये कार खड़ी थी वो घर था साकिर वसीर का, और ये वही साकिर वसीर था जिसे हमले के चंद समय पहले आदिल डार ने अपनी घड़ी दी थी। और इसके साथ मोबाइल में एक फोटो और इसमें 3 लोग थे। साकिर वसीर जो नौगांव मुठभेड़ में मारा जा चुका था, इसके साथ में इदरीस भाई और पुलवामा का हमलावर आदिल अहमद डार। अब इन तीनों की पहचान हो चुकी थी, यानी कि तीनों को पहचान लिया गया था। अब जांच की कड़ियां फिर से जुड़ने लगी। साकिर वसीर को अरेस्ट कर लिया गया, पूछताछ हुई, लेकिन साकिर वसीर मुंह खोलने को राजी नहीं था। वो हर समय कुरान के कुछ अंश पढ़ता रहता और कहता कि इदरीस भाई और आदिल ने ये काम इस्लाम के लिए किया है, यानी कि उसके मन में इदरीस और आदिल के लिए बहुत सम्मान और इज्जत थी, इसलिए कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। तो वही इदरीस के मोबाइल में राकेश बलवाल को कुछ ऐसी तस्वीर और वीडियो मिली जिससे उसे कुछ महिलाओं के साथ संबंधों का पता चला। इनमें से एक महिला थी इंसा जान। इंसा जान पुलवामा की रहने वाली थी। तो वही इंसा जान और इदरीस की फोटो जब राकेश बलवाल ने साकिर वसीर को दिखाए तो वह दंग रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसके शादीशुदा इदरीस भाई के किसी अन्य महिला के साथ भी संबंध हो सकते हैं, और बस यहीं से साकिर टूट गया। अगले दिन राकेश बलवाल से बोला आपको कुछ बताना चाहता हूं, और इसके बाद उसने जो खुलासे किए एनआईए के अधिकारी भी सुनकर दंग रह गए। और आखिर में साकिर ने बोलना शुरू किया। साकिर बोला कि इदरीस भाई नहीं था, असल में उमर फारूक था, और वो जैसे मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का सगा भतीजा था, और वो 1999 में भारतीय विमान को हाईजैक करने वाले आतंकवादियों में से एक का बेटा भी था। उमर की कई साल अफगानिस्तान में ट्रेनिंग हुई थी और उसके बाद ही मसूद ने उसे कश्मीर भेजा था। तो वही पुलवामा अटैक की पूरी योजना उमर फारूक ने ही बनाई थी। वो बम बनाने का भी एक्सपर्ट था, और उमर ने ही आदिल अहमद डार को जिहाद के नाम पर भड़काया था और हमले के लिए तैयार किया था। तो अब आप लोग बड़ी ध्यान से सुनिएगा, यानी कि अगर अपने चाचा रऊफ असगर के कहने पर उमर फारूक अपने मोबाइल को तोड़ देता तो ये फोन एनआईए राकेश बलवाल के हाथ नहीं आता, और शायद फिर ये प्रूफ नहीं मिल पाता कि पुलवामा अटैक से मसूद अजहर का सीधा कनेक्शन है। और ये वो कनेक्शन है जिसे पाकिस्तान की सरकार लगातार झुटला रही है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।